बात बीते दिनों की है जब रानी के कोख से राजा जन्म लेता था। वो दौर राजतंत्र का होता था, देश आजाद हुआ और अब यहां लोकतंत्र है ऐसा कहा जाता है और यह माना जाता है कि अब रानी के कोख से राजा पैदा नहीं लेगा। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि मेरा भाग्य विधाता होगा कौन, लेकिन यह आधा सच है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन की खास पेशकश बात पते की। आज अपने इस खास पेशकश में हम आपको बताने जा रहे हैं कि देश में लोकतंत्र है या परोक्ष रूप से धीरे धीरे हम राजतंत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश में 21% माननीय, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, राज्यसभा के सदस्य हो या विधान परिषद के सदस्य हो, वो किसी न किसी परिवार से आते हैं, किसी न किसी राजनीतिक घराने से आते हैं। वंशवादी राजनीति के वो प्रतीक हैं और वंशवादी राजनीति से ही वो आते हैं। और बिहार में ये संख्या 27% है। जी हां, 1/4 से ज्यादा बिहार के माननीय, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हो, किसी न किसी रसूखदार राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बिहार में कुल मिलाकर अगर जो चारों सदन ले लिया जाए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, 374 सदस्यों की संख्या होती है। वर्तमान में ये 360 से थोड़ा अधिक है। इनके बीच में जो चुने गए हैं उनकी संख्या 27% के आसपास है, ऐसे लोगों की जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। इसलिए मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं कि क्या हम धीरे धीरे राजतंत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं? डेमोक्रेसी है कहां? हम अक्सर इस बात को कहते हुए सुनते हैं कि आम लोगों के लिए अब राजनीति नहीं रही। कितने ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं और हमारे पास आते जाते रहते हैं जो कहते हैं कि अब हम लोगों के लिए राजनीति नहीं रही, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता बन के रह गए, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता के रूप में ही रह गए। पीछे वजह दो है। एक है वंशवादी राजनीति। 1/4 सीट से ज्यादा नेता पुत्रों को सीट दिया जा रहा है या टिकट दिया जा रहा है। और टिकट देने की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं। 1/4 से ज्यादा 27% नेता पुत्र, नेता के परिवार के ही लोग जीत कर आ रहे हैं। आप कहेंगे कि तकरीबन 75% सीट अभी भी बचा हुआ है, लेकिन रुकिए, 75% सीट भी अभी आम कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। 2020 के बिहार विधानसभा का आंकड़ा बताता है कि जीते गए माननीयों में से 81% माननीय करोड़पति हैं, जिनकी औसत आमदनी, जिनका आर्थिक बैकग्राउंड जो है वो 4.32 करोड़, लगभग 4.5 करोड़ की हैसियत वाले विधायकों की संख्या जो 2020 के बिहार विधानसभा में जीत के आए थे 81% है। यह संख्या 2015 के विधानसभा में 67 के आसपास थी। लेकिन खैर, हम अभी नेताओं की जेब को टटोलने नहीं चले हैं। हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वंशवादी राजनीति की परिपाटी चल कैसे रही है। बिहार में कुल 96 माननीय ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक रसूखदार परिवार से आते हैं। हालांकि यह संख्या बिहार से ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। वहां पर 141 की संख्या है जो किसी न किसी राजनीतिक फैमिली से आते हैं, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से बिहार से वो कम है, वहां पर 23% है। और संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की गिनती आती है, जहां पर 129 माननीय ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक फैमिली से आते हैं। लेकिन हम बात बिहार की कर रहे हैं। बिहार में आज की तारीख में अक्रॉस द पार्टी लाइन हर पार्टी में राजनीतिक परिवार हो चला है। यह परिवारवादी जो परिपाटी चल पड़ी है, यह सबसे अधिक यह बीमारी क्षेत्रीय दलों में है। उदाहरण के तौर पर हिंदुस्तान आवामी मोर्चा 50%
जो जीते हुए इनके सदस्य हैं वो परिवार से आते हैं। लोजपा अधिकांश संख्या इनके यहां परिवार की है। इसके बाद अगर बड़ी पार्टियों में बात करें तो राजद और जदयू दोनों जगह पर 31-31% माननीय जो हैं वो किसी न किसी राजनीतिक परिवार के से आते हैं। कांग्रेस में 32% माननीय जो हैं वो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं और बीजेपी में यह संख्या 18% है। हम बिहार बीजेपी की बात कर रहे हैं। सबसे कम यह संख्या सीपीआई एमएल में है 8%, जहां पर परिवार के लोग ही सदन के सदस्य बन रहे हैं या उन्हीं को टिकट मिल रहा है और वही जीत कर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जीत कर आने वाले लोगों के हिसाब से, टिकट प्राप्त करने वाले लोगों के हिसाब से हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उनकी चर्चा कर रहे हैं जो जीत कर आने में कामयाब रहे हैं। यहां तो कुछ एक राजनीतिक परिवार है और जनता उस परिवार की दीवानी है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए लालू यादव की फैमिली। लालू यादव खुद मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, किसी कारण से चारा घोटाला में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, कुर्सी पत्नी राबड़ी देवी को दिया। आज की तारीख में लालू परिवार से लालू प्रसाद यादव को छोड़ दिया जाए तो राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और मीसा भारती, ये 4 लोग सीधे सीधे किसी न किसी सदन के सदस्य हैं। राबड़ी देवी खुद विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं, उनके पुत्र छोटे पुत्र तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और अभी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं। दूसरे लड़के तेज प्रताप जो कि बड़े लड़के हैं, वो किसी कारण से, निजी कारण से अभी परिवार और पार्टी से निष्कासित हैं, वो मंत्री रह चुके हैं और विधानसभा के सदस्य हैं। हम में जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उनके सुपुत्र संतोष सुमन बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान की फैमिली ही पार्टी थी। एक वक्त था जब ये तीनों भाई देश के किसी न किसी सदन की शोभा बढ़ाते थे। अब रामविलास पासवान जी खुद नहीं रहे, उनकी राजनीतिक विरासत को उनके पुत्र चिराग पासवान आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विरासत के साथ साथ पारिवारिक राजनीतिक रसूख को भी आगे बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी में आज नंबर 2 की स्थिति में उनके बहनोई जो कि जमुई से सांसद हैं, अरुण भारती हैं। राजद में ही मनोज झा राजनीतिक परिवार से आते हैं। सुधाकर सिंह सांसद हैं बक्सर से, राजनीतिक परिवार। यह मैं कुछ उन नामों को ले रहा हूं जो मेरे जेहन में आ रहा है। कांग्रेस में मदन मोहन झा राजनीतिक परिवार से आते हैं। बीजेपी में रविशंकर प्रसाद राजनीतिक परिवार से आते हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन राजनीतिक परिवार से आते हैं। ऋतुराज सिन्हा संगठन में काफी कद्दावर पद पे हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं। संजय जायसवाल राजनीतिक परिवार से आते हैं। और विधायकों की सूची तो लंबी है, कितनों का नाम गिना जाए। वंशवादी राजनीति की इस कड़ी में एक चौंकाने वाली बात और है। सदन के अंदर जो संख्या जीत के आ रही है, जो निर्वाचित होकर आ रहे हैं, उनमें अगर हम देखें तो महिलाओं में, निर्वाचित महिलाओं में वंशवादी राजनीति की प्रतिशत सबसे अधिक है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में निर्वाचित महिलाओं के बीच 59% माननीय ऐसी हैं जो किसी न किसी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। 22% ही पुरुष जीतने वाले हैं जो किसी न किसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यही आंकड़ा महाराष्ट्र में 69 और 29% के आसपास का है और तेलंगाना में 64 और 21% के आसपास है। इसका मतलब निष्कर्ष यह भी निकल सकता है, बात पते की यह भी है कि वंशवादी राजनीति के ध्वजवाहक के रूप पर, वंशवादी राजनीति का पताका उठाने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। लेकिन इसके लिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों और राजनेताओं को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी उनको टिकट देती है, जिताने का काम आम जनता करती है, आप करते हैं, जो लोकतंत्र का मालिक है। आप अपने मताधिकार से ऐसे लोगों को चुन रहे हैं
जो राजनीतिक फैमिली से आते हैं और उसके बाद जब राजनीतिक कार्यकर्ता रोता है कि हमारे लिए पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है, तो जिम्मेदार कौन, ये तय करना होगा। वंशवादी राजनीति के पक्ष में हमेशा यह तर्क दिया जाता है कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, जब इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, जब किसान का बेटा किसान हो सकता है, तो राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं हो सकता। यह तर्क अपने आप में खोखला है, इसलिए कि बाकी जितना भी डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, ये तमाम पेशा है। पेशा वंशानुगत हो सकता है, राजनीति पेशा नहीं है। राजनीति समाज सेवा है और समाज सेवा वंशानुगत नहीं हो सकता, यह व्यक्तिगत होना चाहिए। और समाज सेवी हो कौन, यह तय करने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। हालांकि इन नेता पुत्रों का यह तर्क है कि हम जनता के द्वारा चुन कर आते हैं, लिहाजा नेता पुत्र होने के कारण हमें वंशवादी और ये तमाम तरीके के टैबू के साथ न देखा जाए। लेकिन सवाल यह है कि वोट बैंक की राजनीति में जब टिकट ही आपको मिल रहा है, जनता के पास विकल्प के तौर पर ही आप ही उपलब्ध हैं, सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से राजनेता ही उपलब्ध हैं, तो जनता चुने तो किसको चुने। और हद तो तब हो जाती है जब कोई नई पार्टी आती है जिसका दावा होता है कि हम नई तरीके की राजनीति करेंगे, उस पार्टी में भी टिकट पाने वाले जो चेहरे होते हैं वो वंशवादी राजनीति के ही चेहरे होते हैं। लिहाजा ये बात पते की ये है कि 1/4 से अधिक सीट पर राजनेता के पुत्रों का, राज परिवार का कब्जा है और यह कब्जा हर चुनाव में बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पैसे वाले धनाढ्य लोगों की संख्या सदन में बढ़ते जा रही है। 2015 में बिहार विधानसभा में चुनकर आने वाले विधायकों में 67% लोग करोड़पति थे। 2020 में यह संख्या 81% हो गई। उसी प्रकार से 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आंकड़े बताते हैं कि 27% राजनेता किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं। और बात पते की यह है कि लोकतंत्र आम लोगों के लिए, आम लोगों के द्वारा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।